स्टॉक में एंटर करने का जो टाइम होता है वो आप कैसे पहचानते हो? आज इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, मार्केट्स, वैल्यूएशन सब साइकिल्स पे चल। इफ़ यू गेट अ 25% रिटर्न फॉर 25 ईयर्स, योर मनी बिकम्स 1000x। सही समय कुछ नहीं होता है, स्टार्ट करना ज़रूरी है। और क्या होता है कि हज़ारों तरीका इन्वेस्ट करने का, आपको आपका तरीका ढूंढना है। इन्वेस्टिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट नंबर्स। आप कब डिसाइड करते हो कि अब इस स्टोरी से हमें निकल लेना चाहिए? एग्जिट का डिसिप्लिन समझ में नहीं आता वो लोग को, एंड वो पूरा बना बनाया काम जो रिटर्न बनाए उसको खराब करते थे ना। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो जाता है, उसको निकलना किया। आप अपने डाउन साइड को कैसे कवर करते हो? पिक अप थिंग्स दैट सिट इन डिफरेंट साइड्स ऑफ द साइकिल्स। सो एक इन्वेस्टर को कितना टेन्योर प्ले करना चाहिए? लाइक 3 to 5 years तो सोच के ही चलना चाहिए, आई थिंक, स्पेशली द काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग हम लोग करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं साक्षी और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो इन्वेस्टिंग को सिर्फ एक्सेल शीट्स और नंबर की तरह नहीं बल्कि एक स्टोरी की तरह देखते हैं। उनका मानना है हर बड़ा बिजनेस एक विजन और कैरेक्टर से बनता है। वेलकम टू द शो आर्यमान अग्रवाल, फाउंडर ऑफ मनी स्टोरीज एसेट मैनेजमेंट। आर्यमान, स्वागत है आपका। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं कहानी से। आपकी कहानी से, आपकी जुबान बताइए। तो ये कहानी काफ़ी जल्दी शुरू होता है, करीब करीब आई थिंक मेरा 5th ग्रेड के आसपास। उस समय मैं पापा का फैक्ट्री या को ऑफिस हर वेकेशन में जाता था, वीकेंड्स हो चाहे समर ब्रेक हो चाहे विंटर ब्रेक हो। तो उसमें मेरे फैमिली में काफ़ी सारे बिजनेसेस थे, उसको देखते देखते मैं काइंड ऑफ बड़ा हुआ। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था, मतलब मेरे को दूसरा लिटरली लोग वाटरला जाते थे, मेरे कज़न लोग। मैं होता तो कोई बात नहीं, फैक्ट्री 20 किलोमीटर आ गया, फैक्ट्री यार तुम लोग कर लो दिन भर, उस बाद शाम में मेरे को पिक कर लेना। प्लस वो उस टाइप का आई डोंट नो दैट क्रेज बोलते हैं। और उसके साथ ये था उस समय से कि मेरे को खुद का कुछ बनाना है स्क्रैच से। कोई कारण से मेरे को खुद का धंधा बनाना था एकदम स्क्रैच से। आई थिंक वहाँ से वो शुरू हुआ। फिर ये सब देखते देखते मैं अपने डैड के को इन्वेस्टमेंट्स करते हुए देखा, वहाँ से आई थिंक फाइनेंस का नाक पिक हुआ। और जब ये सब हो रहा था, आई डोंट नो क्यों मेरे को एक क्रेज आया कि मॉक पोर्टफोलियो बनाता हूँ। मेरे को उस समय हॉर्स राइडिंग का कुछ बजट दिया जाता था, उससे मैं कुछ निकाल के बचा के एक मॉक पोर्टफोलियो शुरू किया। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप इनटू द मार्केट्स। उस समय चलो बहुत बेसिक सा चीज़ सा उस समय मैं कर रहा था कंपेयर टू व्हाट वी डू टुडे, बट आई थिंक इट वाज अ गुड स्टार्टेड अर्ली। उसके बाद 10th ग्रेड में जस्ट टू काइंड ऑफ आई न्यू आई लाइक बिजनेस, आई लाइक नंबर्स। मेरे को ये नहीं कौन पता कि मेरे को क्या ढंग से पसंद आता है प्रॉपरली, सर जस्ट टू अंडरस्टैंड। मैं एक सीए के पास इंटर्नशिप किया टेम्पलेट में, एंड वो मेरे को थोड़ा और इस वर्ल्ड में लाया। पोस्ट दैट आई थिंक जहाँ भी बहुत स्केल अप हुआ वाज माई कॉलेज में आई केम अक्रॉस दिस थिंग कि इफ़ यू get a 25% return for 25 years, your money becomes 1000x. So as a kid, college kid उस टाइम, I don't know, that just clicked में, तो मेरे को ये कॉर्पस बनाना है, ये जर्नी का 1000x का यहाँ से शुरू हो जाए। So I started building a corpus. और कॉर्पस has to work like mad कि 15-20 दिन का भी गैप है अगर एक इंटर्नशिप से दूसरा इंटर्नशिप के बीच में, एक जॉब से दूसरा जॉब के बीच में, टेक अप और जॉब थी कि वो 15 दिन कमाएंगे। आई हैड डील विथ माई डैड उस समय कि वॉट एवर आई अर्न नाउ इज़ माई, कॉलेज के बाद आपका आई एम ऑन माई ओन, कि वॉट एवर आई अर्न नाउ मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो आई हैड कि वो सेव करते हैं, नो आई टू सेव एवरी पेनिंग, मतलब एक बस का राइड भी सेव करके मैं उसको इन्वेस्टमेंट में लगाता था। एंड दैट इज़ वेन आई थिंक दिस इन्वेस्टमेंट पेज रियली ग्रो अप वेल, दैट्स वेयर इट गॉट पॉलिश्ड। आई यूज्ड टू वर्क वाइल द डे, आई यूज्ड टू कॉलेज वाइल द डे, एंड रात को 9 से 4 pretty much invest in reading, videos, research, all that, the entire college life. So that is where this got polished. फिर what worked in my favor was coincidentally was COVID. I was actually planning on taking a job in UK in asset management. Then COVID hit and I could not वो जॉब मैं नहीं ले पाया। फिर आई हैड टू कम बैक टू इंडिया। उस समय कौन से नहीं क्या होगा, सेम सी आर एक्टर पर वो मेरे को फ़ोन करे थे कि आर्यमान, आई बीन सीइंग व्हाट हैव यू डूइंग विद द पोर्टफोलियो, मेरा भी देखो एक। हाँ अंकल, देखा आई नो। मैं उस समय ठीक है अभी क्या करना है, वापस आ गए अभी लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी। लाइक ये तो करना ही था, बस 2-4 साल बाद का सोचे थे, मिल रहा अपॉर्चुनिटी कर लो। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट स्टेप इनटू द मनी स्टोरीज।
ओके, जैसा कि आपने बताया कि बहुत कम एज में ही आपका इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा इन्वेस्टिंग में, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आर्यमान जो सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अर्ली एज से, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं बना पाते। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे सारे यंग इन्वेस्टर्स के लिए जो आपको अभी देख रहे हैं? आई वुड से कि इफ़ यू आर पैशनेट टूवर्ड्स इट, उस पर काम करो, एंड जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा। सही समय कुछ नहीं होता है, स्टार्ट करना ज़रूरी है। और क्या होता है कि हज़ारों तरीका है इन्वेस्ट करने का, आपको आपका तरीका ढूंढना है, राइट। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना टाइम आपके पास रहेगा कि ढूंढने के लिए कि आपका तरीका ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है। आप जब करेंगे आप देखेंगे कि मार्केट फिर उसको कैसे रिवॉर्ड कर रहा है, मार्केट उस पर कैसे मूव कर रहा है, उस हिसाब से फिर अपना तरीका को पॉलिश करते जाएंगे, उससे सीखते जाएंगे। सो आई थिंक स्टार्टिंग अर्ली और नॉट गिविंग अ लॉट ऑफ थॉट कि स्टार्ट करना है ये सोच के शुरू करो बस। आई थिंक दैट वर्क्स द बेस्ट। ओके, नाइस। सो आपने मनी स्टोरीज की बात की, तो ये जो नाम है मनी स्टोरीज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक है, तो ये कैसे सोचा और विजन क्या है आपका इसके पीछे? तो ऑनेस्टली मैं क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हूँ नहीं। तो ये नाम मेरी बहन का दिया हुआ है, वो एक आर्टिस्ट है तो उनका दिमाग ये सब चीज़ें सही चलता है। पर जब उन्होंने ये नाम दिया तब मेरे को लगा ये हम लोग जो बनाना चाह रहे हैं उससे एकदम सही जेल करता है। क्योंकि हम लोग को लग आई बिलीव कि कोई भी आदमी, कोई भी पोर्टफोलियो, कोई भी इन्वेस्टमेंट के पीछे एक स्टोरी होता है। इन्वेस्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स। ठीक है, आई मीन टू फाइनेंस द नंबर्स का काइंड ऑफ पोर्टफ्रंट रखते हैं हम लोग, बट दैट इज नॉट व्हाट इट वाज अबाउट। तो देन मनी स्टोरीज नेम फेल्ट नाइस एंड यूनिक एंड डिफरेंशिएटेड। सो हाँ, दैट इज हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, तो मनी स्टोरीज की बात होगी, आप हमें बताइए कि मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फर्म है, तो मनी स्टोरीज का कोर डीएनए क्या है आरमा? आई फील वी ब्रिंग फोर थिंग्स टुगेदर वेल। हम लोग प्रेडोमिनेटली, लाइक आई टोल्ड, कि एक बिजनेस लीनियर से आते हैं, विच गिव्स अस एन अबिलिटी टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस भी मोर। वो हेडलाइन नंबर्स और हेडलाइन न्यूज़ के अंदर क्या चल रहा है उसको समझने का आई थिंक क्षमता दिखा है। एंड वी हम लोग ऑल्सो इन्वेस्टर साइड के टेबल पे बैठे गए, एंड तो इन्वेस्टर का क्या पे पॉइंट है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो हमें अच्छे से समझते हैं। Add to that, I have earned my capital for the last 10 years for Food Journey. तो मेरे को समझ में आता है कि कोई बंदा जो अपना पैसा दे रहा है वो अपना कैपिटल बनाया है, क्या मेहनत से बनाया है। मेरे लिए वो पूरा फ्रेश है इन माई माइंड की। तो मेरे को लगता है उसके वजह हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उसका कैपिटल प्रेजर्वेशन के लिए, कि हम लोग अक्रॉस द साइकिल्स उसका कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखें। इसका रिस्क मैनेजमेंट पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को अंडर डिस्कवर्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, जो सोचने में तो रिस्की लगता है, बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो जो उसका अपसाइड भी दे आपको, बट ये रिस्क भी मैनेज बहुत अच्छा से करे और आपका कैपिटल बहुत सेफ रखे। जैसे आपने अभी तक कंपनीज की बात करी, तो आप हमें ये हमारे ऑडियंस को एग्जाम्पल्स के साथ बताइए आरमान, कि जब भी आप कोई नया बिजनेस सेलेक्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है? हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस, हम लोग उसको बुलाते हैं ग्रोथ साइकिल, उस पर चलता है पूरा प्रोसेस। स्टार्ट्स विद जनरेट आइडियाज़। आइडियाज़ अलग अलग जगह से मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जगह से। फॉर एग्जांपल, लेटली हम लोग को एक कंपनी पिकेडली एग्रो करके पसंद आया है। वो कंपनी इंद्री विस्की बनाता है। आई डोंट नो अगर आपने इंद्री विस्की के बारे में सुना है। सो मैं बस, हम लोग एक रेस्टोरेंट गए हुए थे, एंड मेरा एक दोस्त ऑर्डर किया इंद्री विस्की, मैंने अच्छा ऑर्डर किया ने, मुझे बॉटल को कर रहा ना, वो ब्रांडिंग अच्छा है, दूर से उसका बॉटल आई कैच कर रहा है। एंड ना दोस्त भी शौक से पिया, मैं देखो रहा मेरे बस वन ऑफ द नॉट दैट एक्सपेंसिव अल्कोहल ऑन द लिस्ट, एंड दिस गाय इज ड्रिंकिंग इट वेरी हैप्पीली। एंड जब मैं बातचीत किया, पीपल ऑन द टेबल हैड अ वेरी गुड ओपिनियन ऑन इट, दे वर टेलिंग कि कैसे वो काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह जीता है। सो दैट इज़, वहाँ से दैट एंटायर इंटरेस्ट इन टू इंद्री विस्की पिकेडली एग्रो स्टार्टेड। सो कई बार वो एवरीडे बेसिक ऑब्जर्वेशन होता है, मॉल घूमते हुए हम लोग को दुकान देख के जहाँ तो समझ में आ गया। कभी हम लोग को फैक्ट्री विजिट गए, वहाँ पर कुछ देखा और एक चीज़ क्लिक कर गया। सेकंड, हम लोग कभी कभी टॉप डाउन अप्रोच काम आता है, जहाँ हम लोग को पता है कि एआई एक थीम है, ग्रीन एनर्जी सोलर एक थीम है,
आजकल ईरान क्राइसिस, ट्रम्प, जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहे हैं उसके साथ तो और ज़्यादा ये सब थीम्स का रेलेवेंस आ रहे हैं जी। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें हम लोग का अपना रिजर्वेशन है कि एआई में क्यों नहीं लगाना चाहिए या सोलर में फॉर एग्जांपल चाइना से हम लोग का कॉस्ट फॉर ज़्यादा महंगा है सो कंपनीज वहाँ कम्पीट नहीं कर सकते सो व्हाट वी डू इज़ वी फाइंड द राइट कॉग इन द पूरा वैल्यू चेन जो पैसा बनाए सो हिट अपॉन समथिंग कॉल्ड टेक्नो इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन करता है एंड ट्रांसमिशन का ग्रोथ अच्छा रहेगा क्योंकि आपको सोलार में बहुत सारा पावर इवैक्यूएट करना होता है 24 घंटा का पावर 6 घंटा में जीती 6 घंटा धूप है और डेटा सेंटर में इतना ज़्यादा पावर आपको डिप्लॉय करना पड़ता एक गुड़गांव के जितना पावर इन अ फ्यू बिल्डिंग्स आपको पूरा डिप्लॉय करना है सो इस ट्रांसमिशन हो गया तो इस हिसाब से हम लोग का जनरेट आइडिया आता है एंड दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ पिकर आइडियाज़ हम लोग का फिर एक प्रोप्राइटरी अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स बनाया फिर जो हम लोग काफ़ी सारी स्टोरीज क्वालिटेटिव पैरामीटर्स देखते हैं हम लोग जैसे बोले बट दिस अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स हम लोग मिक्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड कन्वर्टिंग a lot of those qualitative parameters to quantitative basis पे opportunity matrix रहा है and now we are covered a platform AI based platform that runs this matrix continuously generating ideas for us so skip through for example we hit upon Muthoot Financials because उसके numbers बहुत अच्छे निकले थे ROEs अच्छे थे ग्रोथ थ्रू सो इमेज 30-40% टाइवर और वो अब सेकेंड पार्ट फिर कम फिर ये तो हो गया आइडिया इनोवेशन आइडियाज़ आ रहे हैं बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं सारे में हम लोग के पास 500 आइडिया भी आते होंगे बट हमें नेसेसरी नहीं है कि सब बस ना थे 500 में से 5-7 भी अच्छा पकड़ में आ जाए तो आई थिंक दैट्स अ गुड ईयर वैसा चलता है तो सेकंड स्टेप में ऐसे वी कैन क्विक फिल्टर फॉर एग्जाम्पल मुथूट फाइनेंस का हम लोग बोले कि गोल्ड 2.5 गुना से गोल्ड लोन भर गया 2 साल में शूज ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी आपको शिट हो गया है ROEs बट द फैक्ट बिहाइंड ऑल ऑफ दैट पुल नंबर्स वॉज जस्ट गोल्ड प्राइजेस गोइंग अप कि गोल्ड प्राइस 40-50-60 से लेके अभी 150 तक चले गया था 1.5 लाख तक चले गया दैट इज वॉट वॉज कॉजिंग दैट एंटायर रन अप क्योंकि एक्चुअल गोल्ड जो लोग का वर्ल्ड पे पड़ा है दैट ओनली ग्रू बाई 10% तो दे वर सिटिंग एट अ बिग रिस्क कि कल गोल्ड प्राइसेस करेक्ट होता है जो साइकिल का पॉजिटिव चला पूरा नेगेटिव आएगा तो दोज आर स्मॉल वेज हाउ यू गाइस क्लीन इट आउट देन वी गेट द डीप टाइप ऑफ थिंग्स कि on ground checks, channel checks, company visits, our forecasts, financial forecasts, sensitivity analysis, cooperative modes, risk framework, all these things. वेरी इंटरेस्टिंग ये सब बोलने में बोरिंग लगता है कभी कभी बट इट्स सो फन हम लोग वियर्ड चीज सब करते रहते हैं हम लोग को ये 2M करके ब्रांड है चिप्स का संजीव गोयल का ग्रुप का सो वी लुकिंग एट SP वेचर्स तो हम लोग क्या किए कि हम लोग को देखने लगा कि अच्छा ब्रांडिंग को अच्छा लग रहा पैकेट वगैरह अच्छा लग रहा है हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट पे देखते हैं एक्चुअल मिलता है क्या हम लोग 50-60 दुकान पूरा बैंगलोर पहला मैं लगी गैस में जाके बोला सब पूछे कि आपका ये पैकेट कितना मिलता है तो शॉपकीपर का टेक मिला वही बात है हम लोग सब ब्रांड्स का 30-40 पैकेट चिप्स ला के ऑफिस में सब लोग बैठ के खाएं और अगले दिन सब पेट खराब हो गई सो हम लोग का ये सब भी होती रहता है सो दैट इज हाउ वी काइंड ऑफ conduct our research, I would say, ideas से लेके वेरी क्रिएटिव ओके सो किसी भी स्टॉक में इंटर करने का जो टाइम होता है वो आप कैसे पहचानते हो मतलब कब किस स्टॉक में हमें इंटर करना चाहिए ये बहुत ज़रूरी होता है क्या होता है हम लोग का में भी हम लोग जो ग्रोथ साइकिल आपको बताया उसमें जनरेट आइडियाज रिसर्च opportunity analysis and there's something called weight leads there are lot of stocks जो हम लोग का क्राइटेरियाज पूरा करके वेली फेज में आ जाते हैं बट वहाँ पर पड़े रहते हैं हम लोग का पोर्टफोलियो में नहीं घुसते बिकॉज एंट्री टाइम बहुत ज़रूरी है हम लोग एंट्री टाइम को किस हिसाब से देखते हैं वो वैल्यूएशंस तो सब लोग बोलते हैं कि वैल्यूएशंस आई डोंट बिलीव कि वैल्यूएशंस कुछ भी करो जस्टिफाइड है मैं एक सेंसिबल वैल्यूएशन टेक इट नहीं बिलीव करता हूँ बट हम लोग बहुत ज़्यादा साइकिल्स को भी वैल्यू करते हैं आज इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज कंपनीज मार्केट्स वैल्यूएशन सब साइकिल्स पे चल तो हम लोग का पोर्टफोलियो का एवरेज साइकिल्स क्या है द इंडिविजुअल कंपनीज का क्या साइकिल्स है वो देखते हैं एंड वी वांट टू एंश्योर कि हम लोग का पोर्टफोलियो में द बैलेंस ऑफ साइकिल्स इज़ वेरी वेल जब वैल्यूएशन साइकिल कुछ चीज़ का ऊपर जा रहा है एंड नीचे आने वाला है दैट टाइम देयर शुड बी अदर अपॉर्चुनिटीज इसका वैल्यूएशन साइकिल ऊपर जाने वाला को इंडस्ट्री साइकिल्स वैसे हो ना हो सो वी कैट अप प्ले अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दैट सो आई थिंक दैट इज व्हाट्स डिसाइड्स कि
when will we enter this cycle that you actually. ओके, ये तो बात हो गई एंट्री की। अब बात करते हैं एग्जिट की, क्योंकि हमें बता रहे कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में एग्जिट करने का काम सबसे मुश्किल होता है। तो आप कब डिसाइड करते हो कि अब स्टोरी से हमें निकल लेना चाहिए? Again, a very interesting thing. It's one of the things I learned over time. मतलब one of the first books I read on investing was Dawn Upon Wall Street by Peter Lynch. उसमें का लास्ट चैप्टर में लिखा था कि वो ही बात लिखा था कि कई लोग एंट्री करना तो सीख जाते, एग्जिट का डिसिप्लिन समझ में नहीं आता वो लोग को। एंड वो पूरा बना बनाया काम जो रिटर्न्स बनाए उसको खराब करते थे। एंड मेरे साथ भी ये हुआ है, मतलब मेरा भी ऐसा कुछ कंपनी है 350 में घुसे, 2 साल में 1800 कर लिए, वो कंपनी 700 है कहीं और एक साथ बाद तो लूज हो जाता है एग्जिट प्राइस के लिए। इट इज़ अलॉट लाइक वो जो बोलते हैं ना अभिमन्यु चक्र में घुस तो जाता है, उसको निकलना किया। सो वॉट वी डू इज वी कीप a good discipline on exit. A few things drive our exit. एक तो कि वैल्यूएशंस जो बिजनेस है उससे तेज चल पे, तो आज बिजनेस 25% 30% को एक्सट्रैक्ट कर देते, बट प्राइस स्टॉक प्राइस 40-50% दे दिया, क्योर हो गया सारा के। सो भी उन लोगों को लगता है कि वैल्यूएशंस बिजनेस फंडामेंटल्स को क्रॉस करके, दैट इज़ वन रीज़न। देन देर आर चेंज इन द इंडस्ट्री सर्कमस्टांसेस कि कॉम्पिटिशन चेंज हो गए, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आ गए, डिमांड ड्राइवर्स होते उस पर कोई चेंज आ गए। इफ दिस अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस और द इंडस्ट्री, वो कई बार ट्रिगर्स एग्जिट। थर्ड आई वुड से कई बार को अपना एग्जिस्टिंग एरिया से बेटर आइडिया मिल जाता है एंड लोग उसमें जाना चाहते हैं तो उसको एग्जिट करते हैं। फोर्थ, लाइक आई सेड, लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट को, तो हम लोग जो भी पॉइंट्स है टू मॉनिटर रिस्क उसे हम लोग काइंड ऑफ वेल ट्रैक करते हैं, लिख के रखते हैं हम लोग, कंटिन्यूस ट्रैकिंग रहता है। तो कोई भी रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स ब्रीच होते हैं तो ट्रिगर्स एंड इससे। सो दीज आर द फ्यू तो सर्कमस्टेंसेस। बेसिकली आपने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी, तो प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? आप अपने डाउन साइड को कैसे कवर करते हो? क्योंकि आपको पता है आर्यमान कि हाई रिटर्न्स के साथ रिस्क भी आते हैं, तो आप अपने डाउन साइड को कैसे कवर करते हो? आई वुड से इसमें इट्स अ नुआंस्ड अप्रोच, मल्टीपल इंजन्स लगाते हैं। वन इज ट्रू डाइवर्सिफिकेशन। आई वुड से डाइवर्सिफिकेशन खाली ये है कि आप 50 चीज उठा लो। ट्रू डाइवर्सिफिकेशन मीन्स जैसे हम लोग बात की कि पिकअप थिंग्स दैट सिट इन डिफरेंट साइड्स ऑफ द साइकिल्स। तो देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस वर्किंग ऑन द पॉकेट्स ऑन दैट वन स्टॉक, स्टार्टिंग फ्रॉम जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड, इंडिया मैक्रो, इंडस्ट्री, डेमोग्राफिक डिविडेंड, a lot of factors working. तो यू वांट टू इंश्योर कि आपका पोर्टफोलियो ऐसा बना हो कि जब भी ये सब चीज़ चेंज हो रहे हैं, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, चेंजिंग फैक्टर्स इन द वर्ल्ड, उस सब आपके सारे होल्डिंग्स को एक साथ इम्पैक्ट नहीं करे। आपके मोस्ट ऑफ द होल्डिंग शुड बी आई वुड से इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। वी काइंड ऑफ व्हाट वी डू किया, जैसे ईरान का वॉर हुआ, क्रूड क्राइसिस हुआ, इन दैट वी हैव अ हाई रिस्क इंडस्ट्री, चाहे पीवीसी हो एंड वॉट एवर, राइट, हाई एनर्जी इंडस्ट्रीज हो। सो वी नो कि हम लोग का कोई अगर ऐसा क्राइसिस अनलॉक हो तो मोर देन 20% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड नॉट बी द हाई इम्पैक्ट वन। सो वी कैन नॉट डू इट दैट वे। तो दैट इज वन थिंग कि managing the cycles and doing a true deep dive. Let's I mean, we list down the risk factors in a multi-dimensional manner, starting from जैसे मैं बोला geopolitical हो, government policy हो, local demographic हो, variation risk। हम लोग का thesis में risk, आज हम लोग एक particular thought process thesis से invest करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका thesis को और thought process को मार्केट हर समय रिवॉर्ड करे। सो उस हिसाब से उसका क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ मैनिपुलेट है। सो काइंड ऑफ मैप दोज रिस्क्स आउट बाय दैट काइंड ऑफ वर्क टुवर्ड्स दैट। सो आई थिंक हाउ इट वर्क्स इन अ वेरी मल्टी डायमेंशनल। ओके नाइस। ठीक है आर्यमान, तो किसी भी फंड की कामयाबी उनकी टीम पे डिपेंड करती है, तो आप हमारे ऑडियंस को अपनी कोर टीम और उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मैं आपको अपना क्रेज़ बताया ना, इसके बारे में जो था पैशन। आई थिंक मनी स्टोरीज इन एग्जिस्टेंस बिकॉज of the mad passion of a kid who for some reason was like willing to do this 24/7. And honestly, that is the passion I've carried forward like selecting my team. मेरा टीम सेलेक्ट करने का एक ही मेजर का है कि हर पत्ता को इसके डोज उतना डरे होना चाहिए जितना मेरे को है। सो everyone who is very passionate about investing, मतलब they love doing research on all these businesses and industries. Everyone has their own set of industries that they have their expertise in. And
आई वुड से टच वर्ड मेरे से ज़्यादा ड्राइव डेवलपर फिक्स a lot of times towards my company. So I think yeah, that is what is the base of a team would be. ओके, सो चलिए अब आपके फंड स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट साइकिल के बारे में बात करते हैं, फंड साइज क्या है और ग्रीन शू का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं? So इसमें ये एक 200 करोड़ का फंड है जिसमें 100 करोड़ बेस साइज है एंड 100 करोड़ ग्रीन शू है. So that is the fund size. ओके, Structure it is a PAT 3 AIF. Open ended X में हम लोग नहीं चाह रहे थे कि आपका हार्ड अर्न पैसा किसी का हार्ड अर्न पैसा पे हम लोग बोले कि आप निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते. सो उसको ओपन एंड रखे. ऑल्दो हाँ जब जल्दी निकालते हैं पैसा तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड डिसीजन. वो अच्छा नहीं पे आउट होता है. सो वी प्रेफर कि इन्वेस्टर्स रहें उसमें 3 से 5 साल मिल लो. बट हाँ लॉक इन पीरियड कितना है? नो लॉकिंग. दैट इज़ वाई ओके, कि we didn't want to lock in and kind of take away that flexibility from people's hands. okay, so Arman, tell us about number of companies in your portfolio. Our portfolio revolves between 30 to 80 companies. We go high conviction, we do our in-depth research. कई बार कुछ कंपनीज में या कंपनी जो 2 साल तक रेडार में थे उसके बाद उन्होंने रहे पोर्टफोलियो के. सो दैट मस्ट हैव आल्सो सम पैचेज टू kind of take doing the research, observing, noticing what they're doing, looking at their actions, and they're building the high conviction portfolio. ओके, सो एक इन्वेस्टर को कितना टेन्योर प्ले करना चाहिए? लाइक 3 to 5 years तो सोच के ही चलना चाहिए आई थिंक, स्पेशली द काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग हम लोग करते हैं. ओके, उसके नीचे आपको पूरा हम लोग जो बोल रहे हैं साइकिल मैनेज करते हैं, हम बैलेंस करते हैं, उसका पूरा मजा नहीं ले पाएंगे. इन सारे अगर पैरामीटर्स को देखते हुए चलिए तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? देखो रिटर्न तो एज पर रेगुलेशन मार्केट बोलते हैं हम लोग, बट हम लोग जो इंटरनली पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं, हम लोग का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का मेथड है उसमें हम लोग का टारगेट रिटर्न 25% के नीचे नहीं आना चाहिए. दैट इज हाउ हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं. उसमें हम लोग अपना पोर्टफोलियो 3 पार्ट में करे हैं. अंडर डिस्कवर्ड स्टॉक्स, ये वो सब कंपनीज है जो आज बड़ा इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, अदर इंस्टीट्यूशनल फर्म्स हो, वो लोग जहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे, तो ये सबके आग के पहले हम लोग उठाना चाहते हैं. यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टर्म का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बट यहाँ पर रिस्क स्लाइटली हायर होता है क्योंकि सब नए कंपनी जो ग्रो कर रहे हैं. फिर हम लोग सेकेंड पार्ट रखें इमर्जिंग कंपनीज, जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज बट स्टिल which may be discovered also, but are growing at a good pace, 30-35% year on year. And there's a small portion for stalwarts too. So blended 25% का टारगेट रखते हैं. Obviously मार्केट के हिसाब से ये चीज़ वेरी होता है ईयर ऑन ईयर. दिस इज नॉट अ फिक्स्ड रिटर्न वाला सिस्टम, बट हम लोग का कोशिश ये रहता है, स्ट्रैटेजी ये रहता है बनाते हुआ कि ऐसे बन. तो चलिए मूड को थोड़ा लाइट करते हुए रैपिड फायर के लिए, तो क्या आप रेडी हो आर्यमान? Done. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक बुक जो हर इन्वेस्टर को पढ़नी चाहिए. I'm biased towards my first book, One Up on Wall Street, so I go with that because that shaped up my initial stage of my investing year. Somewhere made that foundation for me. ओके, अगले 10 साल के लिए एक फेवरेट सेक्टर. I like the financial sector. एक वो है कि I enjoy it also and the particular theme में चलेगा. Like that sector definitely. ओके, मार्केट अगर क्रैश हो तो खुश या परेशान? होना तो नहीं चाहिए बट खुश. बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. ओके, आपको कौन सी चीज ज्यादा डेंजरस लगती है, फियर या ग्रीड? Greed, I would say. क्यों? I think greed makes you take decisions ऐसा decisions जिनमें push कर देता है which justified नहीं है. Fear keeps you cautious. If you lose capital once, it's difficult to make it back. तो ऐसा है तो next time वापस की पकड़ सकते हैं. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कमिंग. अगर इन्वेस्टिंग ना होती तो क्या करियर करते हम? अच्छा, so आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन. मेरे को सीखना जानना, जो चीज़ बोल दो उसके बारे में सीखना बहुत पसंद है. मैं तो बोलता हूँ मैं एक बार ये सब कर लूँ फंड से मे बी छुटकारा पा लूँ. मैं कहीं ना ये सब जहाँ पर कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहा है, डीप सी एक्सप्लोरेशन कर रहा है, ये सब जगह जाके कहीं टिकना चाहूँगा. कुछ नहीं तो ऐसे विल आई बी स्मार्ट. तो मैं ठीक हो तो स्मार्ट ना को क्या नहीं हो तो ना वहाँ पर चाय का काम करते फिर तो मैंने लग के देखते रहूँगा सब आप क्या कर रहा है.
आपको ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज में मिलती है, कंपनी डिस्कवर करने में या रिटर्न्स आने कंपनी डिस्कवर करेंगे, अच्छा कंपनी डिस्कवर पे तो रिटर्न तो आ ही जाए। में? ओके, ऑल टाइम फेवरेट इंडियन कंपनी? फेवरेट्स मेरे आधे आते रहते हैं, बट ऑल टाइम बोलोगे तो आप बजाज फाइनेंस, मतलब कोई वजह? वेरी सॉलिड कंपनी। 5% ROE आज का ज़माना में इस केक पे बनना आसान बात नहीं है। आई थिंक कई लोग का, आई थिंक होम लोन चुका है बजाज फाइनेंस, तो हाँ मार्केट फेवरेट। ओके, अकॉर्डिंग टू यू बुल मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जो इरेशनल वो बन जाता है, बबल बन जाता है, थोड़ा पीपल ओवर ऑप्टिमिस्टिक रह जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो प्ले करते हैं मार्केट पे, राइट? तो जब आप वो सब फैक्टर्स को इग्नोर करने लगते हैं और खाली पॉजिटिव साइड्स देख के पढ़ाने लगते हैं, तो थोड़ा रिस्क ओपन अप करता है, देन इट पुट्स द रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन विद एन अनफेवरेबल पोजीशन। ओके, बुल मार्केट ज्यादा डेंजरस है या बेयर मार्केट? अच्छा, दोनों का अपना डेंजर है ऑनेस्टली, आई थिंक। बट चलो बेर ही बोलते हैं, पैसा नहीं बनना तो बेर ज़्यादा डेंजरस है। लास्टली आप सारे इन्वेस्टर्स को क्या टिप्स देना चाहोगे, क्या करना चाहिए उन्हें, क्या नहीं करना चाहिए? आई वुड से कि आपको अपना इन्वेस्टिंग के टूवर्ड्स एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेना चाहिए। जो ग्रीड एंड फियर वाला बात हुई ना, कि आई थिंक behavioral finance is a big thing. एक equation we have written out in our presentations we say कि investor return equals to investment return minus behavioral gap। तो उसमें क्या हम लोग जो बोलते हैं ना, डोंट कम इन फ्रंट ऑफ अ स्पीडिंग ट्रेन, तो हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए जो चीज़ चल रहा है उसके साथ। हम लोग का हाँ वो खुरापात वाला दिमाग को थोड़ा शांति रखना चाहिए इन्वेस्टिंग के बाद। ओके, सो आर्यमान आपको पता है कि एआई आजकल हर चीज में है, तो उससे रिलेट करके हाउ डू यू सी द वर्ल्ड मूविंग फॉरवर्ड? This is a very interesting thing because it opens up the other side of my brain again. But I feel the world, AI or robotics, automation, और ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में, इट इज़ मूविंग द वर्ल्ड टूवर्ड्स एक बहुत डिफरेंट era. Right? मतलब आई थिंक देर आर वेज इन विच इट विल चेंज द सोशल स्ट्रक्चर, द वे वी लुक एट मनी, द वे वी थिंक अबाउट मनी। तो उससे इन्वेस्टिंग भी बहुत बदलेगा, द वे वी थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग। तो I would say these are definitely big things coming in, and even the geopolitical dynamics playing out along with this, not only in US, but even not only US action, but around the world, is also kind of leading to a lot of changes. I think there are a lot of structural changes to come. If you're on the right side of the equation, there's good money to be made on. आर्यमान, मेरा आपसे एक और सवाल था कि जब मार्केट में इतने सारे फंड मैनेजर्स हैं, तो हम आप जैसे एक इमर्जिंग मैनेजर्स को क्यों चुने? This is an interesting question, and contrary to the popular belief, well, there are a lot of articles and research published, statements given by big capital allocators, fund of funds, family offices, companies like PitchBook, and a lot of studies जहाँ दिखाते हैं कि these emerging managers first few years में they have higher likelihood of performing better with lesser downside risk. I mean, it goes naturally. आज क्या होता है, ऑनेस्टली अगर मैं 2 साल नहीं परफॉर्म किया इन द फर्स्ट 2 years, तो आगे कैपिटल उठाना बहुत मुश्किल है। एंड आज आपको ये से बताया हम लोग का इंसेंटिव्स भी अराइन रहता है इन्वेस्टर के साथ। इन्वेस्टर पैसा नहीं बनाया, मेरा खर्चा नहीं है। सो पॉइंट मेक कि स्ट्रक्चरली वे इन सच अ पॉइंट कि हम लोग कार्ड्स हाथ में रख के शुरू करते हैं कि पहला 2-3 साल पैसा बनेगा। सो आई थिंक काफ़ी इमर्जिंग मैनेजर्स का नेट इज इस बिग कैपिटल एलोकेटर्स है जो 20-25-30 साल से मार्केट देखते आ रहे हैं, लेटली वो लोग का इंटरेस्ट इस एरिया में बढ़ रहा है कि वो लोग को ही दिख रहा है कि एक्चुअली अनफेयर एडवांटेज है, नॉट अ डिसएडवांटेज इन लॉट ऑफ वेज टू इन टर्म्स ऑफ रिस्क आल्सो। आर्यमान, सीरियसली आज की कॉन्वर्सेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, और आपने इतने सारे फाइनेंशियल टर्म्स को इतने सिंपल तरीके से समझाया कि मनी स्टोरीज का विजन एकदम क्लियर हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे आर्यमान। ग्रेट बीइंग हियर। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।